हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। बहुत अच्छे से आप अपना रिवीजन पॉजिटिवली कर रहे होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट सेशन की ओर। आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का पहाड़ पत्र है जो ये किस जनपद का है? ये किस जनपद से निकलता है? ऑप्शन है आपकी अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ या फिर पौड़ी। इसका आंसर है दोस्तों आपका आज का पहाड़ पत्र है जो ये पिथौरागढ़ से निकलता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और यह है बद्रीदत्त कसनियाल द्वारा संपादित किया जाता है। बद्रीदत्त कसनियाल द्वारा, ध्यान रखेंगे, बद्रीदत्त कसनियाल। आज का पहाड़ और कहाँ से है ये? पिथौरागढ़ से। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण में उत्तराखंड का भारत में स्थान है 19वां, 20वां, 21वां या फिर 22वां। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका 20वां। नगरीकरण में उत्तराखंड का स्थान है 20वां। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है 17.80, 18.08, 18.80 या फिर 19.80। तो देखिए दोस्तों, जो उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि दर है यह है आपके 18.80। ठीक है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, 9 नवंबर 2000 को गठित उत्तराखंड हाई कोर्ट भारत का है 16वां हाई कोर्ट, 18वां हाई कोर्ट, 20वां हाई कोर्ट या फिर 24वां हाई कोर्ट। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है यह देश का 20वां हाई कोर्ट है। ठीक है दोस्तों, यह देश का 20वां हाई कोर्ट है और इसका गठन कब हुआ था? राज्य के साथ ही 9 नवंबर 2000 को। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1972 में, 1973 में, 1974 में या फिर 1970 में। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था आपका 1973 में। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पीछे पूछा गया प्रश्न है कुछ पेपरों में, ध्यान देंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, उत्तराखंड वन आंदोलन के दौरान पहली बार बंद हुआ था 1974 में, 1975 में, 1977 में या फिर 1978 में। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड वन आंदोलन के दौरान पहली बार बंद हुआ था आपका 1978 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है। और दोस्तों, इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और वो पिछले कुछ पेपरों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड वन आंदोलन के दौरान पहली बार बंद हुआ था आपका 1978 में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 1960 में, 1974 में, 1991 में या फिर 2000 में। तो दोस्तों, FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया आपका 1991 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। FRI से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, उत्तराखंड वन पंचायत अधिनियम लागू हुआ 2002 में, 2004 में, 2005 में या फिर 2007 में। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड वन पंचायत अधिनियम लागू हुआ आपका 2005 में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, बांज वृक्ष है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का, उपोष्ण जलवायु का, उष्ण जलवायु का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो बांज है यह है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक प्रमुख वृक्ष है। ठीक है दोस्तों, किस जलवायु का है? शीतोष्ण कटिबंधीय। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हुई 1982 में, 1984 में, 1986 में या फिर 1988 में।
देखिए दोस्तों, नंदा देवी बायोस्फीयर की बात हो रही है, राष्ट्रीय उद्यान की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो जो बायोस्फीयर था, नंदा देवी बायोस्फीयर, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और कंफ्यूजिंग भी है, कई बार हम नंदा देवी पढ़ते हैं ऊपरी ऊपरी और उसके बाद ध्यान नहीं देते कि बायोस्फीयर पूछा है या फिर राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, तो हम सीधे सीधे आंसर लगा देते हैं इसका 1982, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, पहला तो प्रश्न, आप कभी भी पेपर देने जा रहे हो तो प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे, ऊपरी ऊपर नहीं पढ़ेंगे। और इस प्रकार के प्रश्न डाले ही इसलिए जाते हैं क्योंकि कंफ्यूज क्रिएट करते हैं ये चीज़ें, और बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट रहता है और यहीं पर वो मात खा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बायोस्फीयर है जो नंदा देवी बायोस्फीयर, इसकी स्थापना हुई आपकी 1988 में, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, पवलगढ़ आरक्षित क्षेत्र है मसूरी में, हल्द्वानी में, रामनगर में या फिर काशीपुर में। तो देखिए दोस्तों, पवलगढ़ आरक्षित क्षेत्र है आपका रामनगर में। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों आपकी 2012 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट को। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, उत्तराखंड वन्य जीव बोर्ड का गठन हुआ 1931 में, 1960 में, 1970 में या फिर 1972 में। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका, उत्तराखंड वन्य जीव बोर्ड का जो गठन हुआ ये हुआ आपका 1972 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया 1984 में, 1985 में, 1986 में या फिर 1987 में। तो ये इसका आंसर है दोस्तों आपका, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया 1986 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, डॉक्टर H.C. खरकवाल ने उत्तराखंड की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? जलवायु को, ठीक है, उत्तराखंड की जलवायु को। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों 4, 5, 6 या फिर 7। तो इसका आंसर है दोस्तों, H.C. खरकवाल ने उत्तराखंड की जलवायु को 6 भागों में बांटा है। ठीक है, अब ये 6 भाग कौन कौन से हैं, जरा इन्हें भी देख लेते हैं। पहला है आपका दोस्तों उपोष्ण। ठीक है, उपोष्ण। दूसरा है आपका गर्म शीतोष्ण। गर्म शीतोष्ण। तीसरा है दोस्तों आपका शीत शीतोष्ण। शीत शीतोष्ण। और चौथा है दोस्तों आपका अल्पाइन। पांचवा है आपका हिमानी प्रकार की जलवायु। और छठा है दोस्तों आपका हिमानी शुष्क जलवायु। हिमानी शुष्क जलवायु। ये सारा जो वर्गीकरण है 6 प्रकार का, ये है डॉक्टर H.C. खरकवाल के अकॉर्डिंग उत्तराखंड की जलवायु का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और काफ़ी बड़ा एक टॉपिक है ये, तो यहाँ पे बताना संभव नहीं है। जब हम उत्तराखंड का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम ये सारी चीज़ें डीप से। पर अभी ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर H.C. खरकवाल ने उत्तराखंड की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, कोटेश्वर गुफा है उत्तरकाशी में, हरिद्वार में, रुद्रप्रयाग में या फिर पौड़ी में। तो दोस्तों कोटेश्वर गुफा है आपकी रुद्रप्रयाग में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, किस केदार के पट वर्ष भर खुले रहते हैं? तुंगनाथ के, मदमहेश्वर नाथ के, रुद्रनाथ के या फिर कल्पेश्वर नाथ के। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका कल्पेश्वर नाथ के पट दरवाजे वर्ष भर खुले रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि कल्पेश्वर नाथ में भगवान शिव के किस अंग की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, किस अंग की पूजा की जाती है? और यह किस जनपद में है? और यह किस जनपद में है? ठीक है, एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, वंशी नारायण मंदिर स्थित है उर्गम घाटी में, नीलांग घाटी में,
दारमा घाटी में या फिर व्यास घाटी में? तो दोस्तों वंशी नारायण मंदिर है जो आपका, यह उर्गम घाटी चमोली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चमोली में स्थित है। और यहाँ से याद करने वाला एक पॉइंट और है कि यह वर्ष भर में सिर्फ एक दिन इसके कपाट खुलते हैं। ठीक है, एक दिन कपाट खुलते हैं और वह दिन है आपका दोस्तों रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन के दिन ही वंशी नारायण मंदिर के कपाट खुलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके वंशी नारायण मंदिर से संबंधित, ध्यान रखेंगे इन्हें। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, पौड़ी की रामलीला को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में रखा गया 2002 में, 2004 में, 2006 में या फिर 2008 में? तो इसका आंसर है दोस्तों आपका 2008 में। ठीक है, 2008 में पौड़ी की रामलीला को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में रखा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये यदि नहीं है, ये है आपका एडी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको थोड़ा। एडी बालकृष्ण मेला लगता है आपका चंपावत में, उधम सिंह नगर में, पिथौरागढ़ में या फिर अल्मोड़ा में? एडी बालकृष्ण मेला लगता है दोस्तों आपका चंपावत में। ठीक है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखेंगे। और ये चंपावत में भिंगराड़ा नामक स्थान पे लगता है। भिंगराड़ा नामक स्थान पर चंपावत में लगता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, सांगजांगी व पिंठा संस्कार किस जनजातीय समाज में होते हैं? थारू में, राजी में, बोक्सा में या फिर भोटिया में? तो इसका आंसर है दोस्तों आपका सांगजांगी व पिंठा संस्कार राजी जनजाति में होते हैं। और ये संस्कार होते हैं आपके विवाह से पूर्व। विवाह से पूर्व, जिस प्रकार हमारे यहाँ पे विवाह से पूर्व सगाई होती है, और राजी जनजाति में क्या होता है? सांगजांगी व पिंठा संस्कार। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका आज का उत्तराखंड का सेशन। अभी कुछ प्रश्न हम हिंदी के देखेंगे। हिंदी का पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, भेद होते हैं, भेद होते हैं 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के या फिर 8 प्रकार के? तो इसका आंसर है दोस्तों आपका, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं हिंदी में 8। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में संवृत स्वर नहीं है, ई, बड़ी ई, ऊ या फिर ए? तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपका ए आपका संवृत स्वर नहीं है। ठीक है दोस्तों, संवृत स्वर देखिए दोस्तों, वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण हम लगभग मुंह बंद है हमारा, तभी हम उच्चारण सही से कर पाते हैं। समृद्ध स्वर उन स्वरों को कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं छोटी ई की, तो बहुत ज़्यादा मुंह नहीं खुल रहा ना इसमें, क्योंकि आपको पता है जो स्वर हैं इनका उच्चारण के आधार पर और मुखाकृति कैसी हो रही है हमारी, उसके आधार पर हमारे होठों के खुलने के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। तो इसी में आपका एक समृद्ध प्रकार का भी है वर्गीकरण। तो समृद्ध प्रकार उस समृद्ध स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह लगभग हमारा बंद रहता है। ठीक है, और समृद्ध स्वर हैं आपके दोस्तों 4। ये आपके ई, बड़ी ई, ऊ और फिर बड़ा ऊ। ठीक है दोस्तों, ये आपके समृद्ध प्रकार के हैं चारों के चारों, ध्यान रखेंगे। तो इसमें इसका आंसर है आपका ए। ए आपका समृद्ध प्रकार का स्वर नहीं है। ठीक है दोस्तों, ए आपका अर्ध समृद्ध में आता है। पूरी खिचड़ी हो गई यहाँ पे लिख देती हूँ इसे साफ करके। ए है आपका अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर। देखिए दोस्तों, ये आपका एक रिवीजन वीडियो रह रहा है, और जिसमें मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको वह टॉपिक क्लियर कराने की कोशिश कर रही हूँ, टॉपिक याद कराने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है दोस्तों, तो
यहाँ पे अगर बहुत सारी चीज़ें मैं एक साथ पढ़ाने लगूँ तो बहुत टफ होगा, क्योंकि जो आपको पता है स्वर है जो, इसी को अच्छे से पढ़ाने में काफ़ी समय लगेगा, और स्वर के अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे सारी चीज़ें बताना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं लेके आती रहूँगी, और आपका एक प्रकार से मैं अच्छा खासा रिवीजन कराने की पूरी तरह से कोशिश करूँगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा वर्ग मूर्धन्य वर्ग है? ठीक है, आपका ऑप्शन है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग या फिर त वर्ग। तो देखिए दोस्तों, जो आपका मूर्धन्य वर्ग है यह है आपका ट वर्ग। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि टफ रहता है इतनी सारी चीज़ें अच्छे से याद करना, फिर उसमें कन्फ्यूजन होता है। तो आपको पता है दोस्तों, जो हमारे हमारे जो स्पर्शी व्यंजन हैं, वैसे भी अगर हम बात करें जो ये वर्गों के अंतर्गत हैं, क, च, ट, ट, त, प, ये हमारे 5 वर्ग हैं। जो इनको, ये कौन कौन से वर्ग में आते हैं, जैसे मूर्धन्य में है या फिर कंठ में कौन सा वर्ग आ रहा है, और तालव्य में कौन सा वर्ग आ रहा है, ये चीज़ें कैसे याद रखेंगे, इसकी एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको छोटी सी। देखिए, आपका पहला कौन सा वर्ग होता है? क वर्ग होता है, ठीक है। फिर दूसरा होता है आपका च वर्ग, फिर होता है आपका ट वर्ग, और उसके बाद होता है आपका त वर्ग, और अंतिम वर्ग होता है आपका प वर्ग। ऐसे होता है ना, क, च, ट, त, प। तो देखिए दोस्तों, इसको याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है, के टी एम 2 डी ओ। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे याद रखेंगे? के टी एम 2 डी ओ। ये आपका कंठ हो गया, तालव्य हो गया, मूर्धन्य हो गया, दंत्य हो गया, और ये फिर ओष्ठ हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा वर्ग है, जो मतलब कौन सा वर्ग, उसके उच्चारण का स्थान कौन सा है, ये इसकी ट्रिक है। ये आपका च वर्ग है, इसको ध्यान रखेंगे। च, क आपका कंठ्य वर्ग हो गया, च आपका तालव्य वर्ग हो गया, ठीक है। ट आपका मूर्धन्य वर्ग हो गया, तो आपका दंत ये दंत्य वर्ग हो गया, और प आपका ओष्ठ्य वर्ग हो गया। ठीक है दोस्तों, ये उच्चारण के आधार पर एक छोटी सी ट्रिक थी। होप आपको समझ और पसंद आई होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, हेतु हेतु मद भूतकाल किस वाक्य में है? राम ने पुस्तक पढ़ी, यदि आपने बुलाया होता तो मैं आता, उसने अभी नहीं उसने अभी नहाया है, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, हेतु हेतु मद भूतकाल वाक्य है जो, ये आपका यदि आपने बुलाया होता तो मैं आता। अब देखिए दोस्तों, हेतु हेतु मद भूतकाल क्या मतलब क्या है ये, इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए, इसमें होता है कि क्रिया आपकी भूतकाल में होने वाली थी, किंतु किसी कारण से नहीं हो सकी। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं। यदि आपने बुलाया होता तो मैं आता, मतलब अगर आप मुझे बुलाते तो मैं ज़रूर आता, पर आपने क्या हुआ, नहीं बुलाया है। ठीक है, तो ये आपका हेतु हेतु मद भूतकाल है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, सीता अखबार पढ़ती है में वाच्य है आपका कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, या फिर भाववाच्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, सीता अखबार पढ़ती है, इसमें आपका कर्तृवाच्य। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, कर्तृवाच्य क्या होता है? जब क्रिया, क्रिया क्या है इसमें? पढ़ना। क्रिया है जो, ये क्रिया का वचन और लिंग है जो, ये कर्ता के अनुसार जब चेंज होता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे सीता की जगह अगर मैं राम ऐड कर दूं, तो राम अखबार पढ़ता है। तो देखिए, जो क्रिया है हमारी पढ़ना, इसका लिंग चेंज हो रहा है। पहले सीता यहाँ पे स्त्रीलिंग में था, यहाँ पे ये पढ़ती है, और जब हमने राम ऐड किया इसमें तो ये पढ़ता है हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि वे अखबार पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, तो देखिए दोस्तों, हमारे कर्ता के अकॉर्डिंग हमारी क्रिया का लिंग और वचन चेंज हो रहा है ना, कर्ता के अनुसार हो रहा है, कर्ता के अनुसार चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आपका कर्तृवाच्य हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए लिंग यहाँ पे चेंज हो गया, क्रिया क्या थी पहले भी,
पढ़ना ही थी ना, यहाँ पे भी पढ़ना ही थी और यहाँ पे भी पढ़ना ही थी, यहाँ पे भी पढ़ना ही है। पर जो हमारा कर्ता है, कर्ता के अनुसार यहाँ पे इसका लिंग चेंज हो गया और यहाँ पे इसका क्या हो गया, वचन चेंज हो गया। ठीक है, होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, मैं समझा पाई होंगी आपको। देखिए दोस्तों, कल एक क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ था, पर मैंने कल वो कमेंट में फिर पिन कर दिया था, आप उसे जाके प्लीज़ देख लीजिएगा ज़रूर। और मैं माफ़ी चाहती हूँ अपनी उस गलती के लिए। और देखिए दोस्तों, गलतियाँ ईश्वर से भी हुई हैं, हम तो कठपुतली हैं उनके हाथों की। तो माफ़ी चाहती हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों से। कल का एक प्रश्न गलत हुआ था, आप कल की वीडियो में जाके उसे चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों, आज का आपको मेरा प्रयास कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आपको मेरे प्रयास कैसे लग रहे हैं, आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, आपको प्रश्नों का लेवल कैसा लग रहा है, क्या सच में आपकी मदद हो रही है मेरे इन प्रयासों से। और अगर हो रही है दोस्तों थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनको आप कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। बी पॉजिटिव, बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।